नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 19 यानी पाठ 19 वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। तो आज हम सब वाक्य विचार पढ़ेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे। यहाँ पहले इसके बारे में जान लेते हैं वाक्य के विषय में कि वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, यानी प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। अर्थात वक्ता क्या कहना चाह रहा है यह स्पष्ट नहीं होता यदि हम शब्दों को अलग अलग बोलते हैं तो। जबकि शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अर्थात वक्ता क्या कहना चाहता है यह हमको स्पष्ट हो जाता है, हम समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे नदी के किनारे किनारे एक गाय जा रही थी। हम कह सकते हैं वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता अथवा सामर्थ्य होती है। यानी वाक्य पदों का यानी वाक्यों का, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ यानी पूरा अर्थ देने की क्षमता होती है या सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाक्य के अंग यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं यह हम जानते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यहाँ वाक्य दिया गया है, इसके दो भाग किए गए हैं, एक विधेय है और एक उद्देश्य है। ठीक है, एक छोटा सा वाक्य ले, यानी कोई छोटा सा वाक्य जैसे मोहन आया, इसके दो अंग हैं, मोहन और आया। यहाँ मोहन के बारे में बात की गई है, अतः मोहन वाक्य का उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में बात की जाए वह वाक्य का यानी किसी भी वाक्य का उद्देश्य होता है। तथा मोहन के बारे में कहा गया है कि वह आया, यहाँ आया विधेय है, यानी जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, उसके बारे में जो बातें कही जाती हैं वह क्या होता है, वह विधेय होता है। और जिसकी बात की जाती है वह क्या होता है, वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है इसमें उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। यानी जो इनकी विशेषता बताते हैं ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये उद्देश्य का विस्तार है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इस वाक्य को समझिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इसमें लक्ष्मीबाई क्या है, यह उद्देश्य है। लक्ष्मीबाई शब्द यह क्या है, यह उद्देश्य है। और झांसी की रानी उद्देश्य का विस्तार है, यानी उद्देश्य को ये एक दिशा देता है, विस्तृत करता है, बड़ा करता है। ठीक है, आगे दूसरा है प्रेडिकेट यानी विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। विधेय का विस्तार भी हो सकता है। जैसे मैंने बड़ी रुचि से पुस्तक पढ़ी, तो इसमें पुस्तक पढ़ी यह शब्द क्या है, विधेय है। और बड़ी रुचि से यह विधेय का विस्तार है। जबकि मैंने जो शब्द है यह क्या हुआ, यह इस वाक्य का उद्देश्य है, यानी किसने पढ़ा, तो मैंने पढ़ा। ठीक है, और बड़ी रुचि से यह क्या है, यह उसका विधेय का विस्तार है। और पुस्तक पढ़ा गया, यह क्या है, यह विधेय है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। जैसे इधर उद्देश्य का उदाहरण दिया गया है, इधर विधेय दिया गया है। जैसे भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, ये पूरा एक वाक्य है कि भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। इसमें से भागता हुआ जो शब्द है यह क्या है, यह उद्देश्य है, और तुरंत पकड़ा गया यह विधेय है। वह बेचारा क्या कर सकता था, इसमें वह बेचारा उद्देश्य है और क्या कर सकता था यह विधेय है। सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो इसमें सुंदर मोर जो है यह उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, और पंख फैलाकर नाच रहा है यह क्या है, यह विधेय है यानी प्रेडिकेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है उपर्युक्त वाक्यों में भागता हुआ, बेचारा, सुंदर, ये उद्देश्य के विस्तार हैं। ये क्या है, उद्देश्य के विस्तार हैं। और दूसरा तुरंत, क्या, पंख फैलाकर, यह विधेय के विस्तार हैं। ये क्या है, ये विधेय के विस्तार हैं, यानी विधेय को एक दिशा देते हैं, उसको पूर्ण बनाते हैं। ठीक है,
आगे आपको ध्यान देने के लिए कहा गया है कि ध्यान रहे, इस बात का आपको ध्यान रहे। पहली बात यह है कि कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि उद्देश्य छिपा होता है। जैसे आओ, एक वाक्य है, इसमें तुम उद्देश्य अप्रकट है, यानी छिपा हुआ है। पूरा वाक्य क्या होगा? तुम आओ। पूरा वाक्य होगा तुम आओ, जबकि सिर्फ आओ कहा गया, इसलिए यह क्या हुआ? इसका जो उद्देश्य वह अप्रकट है, यानी छिपा हुआ है। दूसरी बात जानने के लिए यह है कि कभी कभी विधेय भी लुप्त रहता है, यानी कभी कभी विधेय भी छिपा हुआ होता है। जैसे कोई पूछता है कौन आएगा, यदि कोई प्रश्न करता है कि कौन आएगा, उत्तर है मैं, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें आऊंगा छिपा हुआ है। कौन आएगा यानी मैं आऊंगा, तो इसमें मैं आऊंगा में आऊंगा क्या हुआ है? ये छुपा हुआ है, लुप्त है। यहाँ आऊंगा विधेय अप्रकट है, यानी छुपा हुआ है। जो इसका प्रेडिकेट है वह क्या है? छुपा हुआ है। आगे वाक्य का भेद है, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जाता है। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से, यानी इन दोनों के आधार पर वाक्य को बांटा जाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह बताया जाता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। पहला है रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद, जो यहाँ आपको दिया गया है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों को विस्तृत तरीके से जानेंगे, विस्तार से जानते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं तीनों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनमें क्या होता है। ठीक है, पहले हम सरल वाक्य के विषय में जानेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, यानी सिर्फ एक क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य तो एक से अधिक हो सकते हैं, पर विधेय एक ही होता है। यानी इसमें उद्देश्य जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो उसका प्रेडिकेट होता है, उसका जो विधेय होता है, वह सिर्फ एक ही रहता है, वह एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे वाक्य यहाँ दिया गया है, कमल आया, रमेश ने खाना खाया, एक लड़का और चपरासी पहुंच गए, सीमा, मोहन और सलीम आ गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, तो इन वाक्यों में आपको बताया गया है कि ऊपर के पहले दो वाक्यों में उद्देश्य में एक एक पद है, तीसरे वाक्य में दो और चौथे वाक्य में तीन पद हैं, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक एक ही है। ये सब सरल वाक्य हैं। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है, यानी जो सरल वाक्य होते हैं उसमें विधेय सिर्फ एक होता है, एक से अधिक विधेय नहीं होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक के द्वारा, यानी जोड़ने वाले चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। वो चाहे चिन्ह हो, चाहे योजक वाक्य हो, योजक शब्द हो। ठीक है, जैसे वाक्य देखिए, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो यह वाक्य और योजक के द्वारा जोड़ा गया है। और, लेकिन, परंतु, किंतु, ये जो शब्द होते हैं ये योजक होते हैं, यानी जोड़ने का कार्य करते हैं, किसी भी वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो शब्द किसी भी आगे वाक्य को जोड़ने का प्रयास करे, जोड़ने का काम करे, उसे ही योजक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा वाक्य है वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। तीसरा वाक्य है आप ठंडा लेंगे अथवा चाय मंगवाऊं। तो इन वाक्यों में संयुक्त वाक्य हैं जो परंतु के द्वारा, अथवा के द्वारा तथा और के द्वारा, इन योजक शब्दों के द्वारा, योजक पदों के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी एक उपवाक्य जो होता है वो मेन होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, और एक से अधिक ऐसे होते हैं, आश्रित होते हैं। यानी जो मिश्र वाक्य होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, उसी पे एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी उस पे आश्रित रहते हैं, उसके आधार पर बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आगे उदाहरण देखिए,
मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो मोहन ने प्रश्न किया, इसमें मोहन ने पूछा यह प्रधान उपवाक्य है, और जबकि तुम कहाँ गए थे यह आश्रित उपवाक्य है। यानी मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, इसमें मोहन ने जो पूछा यह प्रधान उपवाक्य है, यानी मेन उपवाक्य है, और ये दूसरा वाक्य इसमें है कि तुम कहाँ गए थे, यह इसी पर उपवाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं इसका। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। तो इस वाक्य में आप देखिए, हम जानते हैं यह प्रधान उपवाक्य है, यानी मेन उपवाक्य है। वे आज नहीं आएंगे, उनकी अत्यंत आवश्यकता है, ये जो दोनों वाक्य हैं यह आश्रित उपवाक्य हैं। यानी इसमें, इस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हैं, या एक उपवाक्य भी हो सकता है मिश्र वाक्य में। ठीक है, एक उपवाक्य भी हो सकता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, यानी कुछ और उदाहरण भी दिया गया है, उसको भी देखिए और समझिए। जैसे वाक्य दिया गया है, वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है। इसमें वह बालक खड़ा हो जाए, यह जो वाक्य है यह प्रधान उपवाक्य है, और जिसने शीशा तोड़ा है यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, जहां जहां हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ। इस वाक्य में देखिए, हमारा भव्य स्वागत हुआ यह प्रधान उपवाक्य है, और जबकि जहां जहां हम गए यह आश्रित उपवाक्य है। यानी जो हमारा भव्य स्वागत हुआ, इस वाक्य पर जहां जहां हम गए यह वाक्य आश्रित है, यानी निर्भर है। ठीक है, आगे वाक्य परिवर्तन है। तो अब हम वाक्य परिवर्तन देखेंगे कि वाक्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला कैसे जाता है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं वाक्य परिवर्तन के। पहला वाक्य है, लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया। यह कैसा वाक्य है, यह सरल वाक्य है। दूसरा है कि लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया, तो यह और योजक से जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तीसरा वाक्य है इसमें, जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया, तो यह क्या है, यह मिश्र वाक्य है। यह जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया, यह एक आश्रित और एक प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, घंटी बजी छात्र घर चले गए। ये क्या है, ये आप इसको देखिए, ये दो सरल वाक्य हैं। पहला है, घंटी बजते ही छात्र घर चले गए, यह एक सरल वाक्य है, और दूसरा है, जब घंटी बजी छात्र घर चले गए, तो यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, और जबकि यहाँ घंटी बजी और छात्र घर चले गए, इसमें घंटी बजी एक सरल वाक्य है और छात्र घर चले गए यह अलग सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है, तीसरा वाक्य आपको बताया गया है कि रवि को संस्कृत पढ़नी है और वह शिक्षक के घर गया है। यह एक संयुक्त वाक्य है। जैसे अब इसको अगर सरल वाक्य में करना है तो क्या होगा कि रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया है, यह सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और रवि शिक्षक के घर गया है क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है, तो यह मिश्र वाक्य है जो कि क्यों के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, आगे है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अब तक हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को, वाक्य के भेद को पढ़ा। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है संदेहार्थक वाक्य, छठा है संकेतार्थक वाक्य, सातवां है इच्छार्थक वाक्य और आठवां है विस्मयार्थक वाक्य। तो अब हम इनको एक करके विस्तृत से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं कि ये सारे वाक्य क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आइए अब इन्हें सोदाहरण जान लें, यानी उदाहरण के साथ जान लें। ठीक है, इसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, यानी असर्टिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात या काम के होने का सामान्य बोध होता है, यानी सामान्य तरीके से हमें पता चलता है कि यह कार्य हो रहा है या यह बात हो रही है। जैसे वह आया, तो हमें सामान्यतः पता चला कि कोई घर में आया है। ठंडी हवा चल रही है, यानी हवा चल रही है ठंडी, इसकी हमें सामान्य जानकारी है, यानी जो जनरल होता है कि हाँ हवा ठंडी है, हवा चल रही है। ठीक है, दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे में निषेधार्थक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस।
यह निगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ मना किया जाता है। निषेधार्थक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम के निषेध अर्थात न करने या न होने का भाव रहता है, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इस बात का हमें पता चलता है निगेटिव सेंटेंस में, निषेधार्थक वाक्य में। जैसे वह नहीं आएगा, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कोई आने वाला था लेकिन वह नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, यानी शायद मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ किसी कार्य के न करने के भाव को बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि यह कार्य किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं वो पहले से ही बता रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यह प्रश्नवाचक हो गया कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। वह कब आया, तो ये प्रश्न किया जा रहा है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। ठीक है, आगे चौथा है आज्ञार्थक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा दी जाती है अथवा अनुरोध किया जाता है, यानी या तो निवेदन किया जाएगा किसी कार्य को करने का या फिर आज्ञा दी जाएगी। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, तो यह क्या है, यह आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हट जाओ। किसी का दिल मत दुखाओ, तो यह निवेदन किया जा रहा है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। ठीक है, आगे वाक्य देखिए, पांचवा देखिए, पांचवा है संदेहार्थक वाक्य यानी संदेह किया जाना। क्या है इसको, इस प्रकार के वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, यानी संदेह जताया जाता है कि यह कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा आपको इस वाक्य में बताया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को प्री संपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्य होगा या नहीं होगा उसकी संभावना जताई जाती है, उसमें संदेह जताया जाता है कि यह होगा या नहीं होगा। जैसे वाक्य दिया गया है शायद आज वर्षा हो, यानी यहाँ संदेह जताया गया है, सिर्फ आशा जाहिर की गई है कि शायद हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, यानी कोई किसी से कहता है कि शायद ऐसा करना पड़े कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़े, घर जाना पड़े, इस प्रकार से। आगे छठा है संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य में एक बात या कार्य का होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर रहता है, इसमें शर्त होती है, यानी कंफर्म नहीं होता बल्कि आशा जताई जाती है, यानी संभावना जताई जाती है, संकेत किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, यानी जैसा कंडीशन हो उस प्रकार से। जैसे वाक्य क्या कह रहा है आपको, वाक्य में बताया गया है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी यहाँ आशा जताई गई है, संकेत किया गया है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यानी यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, परिश्रम करोगे तो, यानी यहाँ संभावना जताई जा रही है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि ऐसा होगा तो यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे सातवां है इच्छार्थक वाक्य यानी डिसेरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है, यानी चाहे अपनी इच्छा जताई जाए या किसी को शुभकामना दी जाए या फिर किसी को अभिशाप दिया जाए, यानी श्राप दिया जाए, किसी को बुरा भला कहा जाए। जैसे वाक्य देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ शुभकामना दी गई है, यानी किसी को कहा गया है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, यहाँ भी शुभकामना दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे अभिशाप भी हो जाता है कि तुम भगवान करे तुमको चोट लग जाए, ऐसा यदि कोई कहता है तो वह अभिशाप हो जाएगा। अगर इच्छा जताई जाती है कि तुम जरूर पास हो जाओगे, मेरा मन कहता है कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, तो वह क्या होती है, वह इच्छा जाहिर की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आठवां है विस्मयार्थक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, यानी जो विस्मयार्थक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उसमें विस्मय जताया जाता है, यानी आश्चर्य में इंसान पड़ता है, खुशी से बोलता आश्चर्यचकित होता है, शोक से आश्चर्यचकित होता है, और घृणा भी इसमें जताई जाती है, घृणा का भाव भी रहता है। ठीक है, जैसे वाक्य देखिए,
अरे तुम भी आ गए। तो यहाँ किसी के आने की शंका जताई जा रही है, यानी विस्मय हुआ है कि जो आने वाला नहीं था वो भी आ गया। वाह, तुमने कमाल कर दिया। यहाँ क्या है कि यहाँ खुशी प्रकट की गई है कि तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा कार्य किया। तो यहाँ हर्ष प्रकट किया गया है। हाय, यह क्या हो गया, तो यह दुख प्रकट किया गया है। यहाँ पे क्या है, यह शोक है। ठीक है, आगे देखते हैं वाक्य परिवर्तन, यानी वाक्यों को कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपको यहाँ कुछ सरल वाक्य दिए गए हैं और उन्हें आपको सामने दिया गया है जिसमें आपको परिवर्तित करना है। जैसे पहला वाक्य है, मैं पत्र लिख रहा हूं। यह एक सामान्य वाक्य है जिसको निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है और परिवर्तित होकर वाक्य बनता है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, यानी मना किया जा रहा है। दूसरा वाक्य है, वह पाठ पढ़ेगा। यह सामान्य सरल वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है और बदल के वाक्य होगा, क्या वह पाठ पढ़ेगा। तीसरा वाक्य है, तुम यहां से चले जाओ। यह आज्ञा दी गई है और इसको आपको बताया गया है कि विस्मयार्थक वाक्य में बदलिए, यानी आप आश्चर्यचकित वाले वाक्य में इसको बदलिए। तो जैसे अरे तुम यहां से चले जाओगे, तो यहां आश्चर्य हो गया। ठीक है, चौथा वाक्य है, मोहन आज जाएगा। यह सरल वाक्य है और यहाँ कहा गया है कि संदेहार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो मोहन आज शायद ही जाए, यानी शायद आज मोहन चला जाए। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह संदेहार्थक वाक्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में पढ़ा। क्या पढ़ा, पहला है कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। आपने अब तक यह पढ़ा कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। दूसरी बात यह पढ़ी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आगे आपको बताया गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर आगे आपने पढ़ा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयार्थक। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को अब तक पढ़ चुके हैं। आगे अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।